हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। आज है 23 सितंबर। ठीक है। तो कल संडे था तो कल का द हिंदू न्यूज़पेपर हमने डिस्कस नहीं किया था। आज फिर से स्टार्ट करते हैं। 23 सितंबर 2024 क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली न्यूज है लेफ्ट लीडर दिशा नायके इज श्रीलंका न्यू प्रेसिडेंट। श्रीलंका में नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं दिशा नायक। अब इसका यूपीएससी से क्या लिंकेज है, इसका लिंकेज भी निकाल लेंगे सर। कैसे निकालेंगे सर? सर कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया और श्रीलंका का कर लेंगे सर, जीएस 2 में। श्रीलंका में एक सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। श्रीलंका में जो प्रेसिडेंट है वो होता है हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों। इंडिया में हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। श्रीलंका इंडिपेंडेंट 1948 में हुआ था। वहां क्या थी? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 1972 में अडेप्ट किया था और 1978 में सेकेंड रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट किया था, जिसमें उन्होंने क्या कर लिया था? चेंज कर लिया था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और प्रेसिडेंट में उन्होंने काफी ज्यादा पावर वहां है प्रेसिडेंट के पास। एग्जीक्यूटिव पावर वहां कौन एक्सरसाइज करता है? गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव पावर गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट बोथ। जुडिशियल जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट, वहां प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता है। इंडिया में क्या है? इनडायरेक्टली। 6 ईयर की टर्म होती है वहां प्रेसिडेंट की। इंडिया में कितनी है सर? 5 ईयर की है सर। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होते हैं, वहां हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्स। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड कमांडर इन चीफ। ठीक है। उसके बाद क्या है? पार्लियामेंट अगर चाहे विद कंकरेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है 2/3 वोट से। ठीक है। हाँ, तो पार्लियामेंट चाहे तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है। उसके बाद पावर ऑफ प्रेसिडेंट में क्या है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों पावर है उनके पास। अपॉइंटमेंट कैसे होती है उनकी? प्राइम मिनिस्टर की, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सॉरी सॉरी सॉरी, ये इंडियन प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया। इंडिया का तो हमें पता ही है, हमने श्रीलंका का देख लिया। ठीक है। श्रीलंका में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एंड हेड्स ए कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर को भी कौन हेड करता है? प्रेसिडेंट, जो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के प्रति। प्रेसिडेंट डिप्टी इज द प्राइम मिनिस्टर हु लीड्स द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी को जो लीड करता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहां। और पार्लियामेंट्री नो कॉन्फिडेंस मोशन रिक्वायर डिसोल्यूशन ऑफ कैबिनेट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू वन बाय द प्रेसिडेंट। तो ये था श्रीलंका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल इज लुकिंग एट टैक्स रेट आइटम बाय आइटम फॉर रैशनलाइजेशन। सीता रमन। ठीक है। तो हाँ, तो जीएसटी काउंसिल के बारे में न्यूज आई है, तो जीएसटी काउंसिल के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जो कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का काफी अच्छा एग्जांपल है। और क्या है जीएसटी काउंसिल के बारे में? जीएसटी काउंसिल 279 ए आर्टिकल में है। ठीक है। उसके बाद ये डिसाइड करती है कि जीएसटी के ऊपर जो टैक्स, जो जीएसटी लगेगा अलग अलग गुड्स पे, वो कितना लगेगा। जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स, आप मुझे बताइए। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 पार्ट 1 में है, जो अमेंड हुआ था। जीएसटी काउंसिल प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी विद इन 60 डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकल 279 ए के बाद। ठीक है। 279 ए पार्ट 2 में क्या है?
उसमें चेयरपर्सन कौन होता है जीएसटी काउंसिल का? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और मेंबर कौन कौन होते हैं उसमें? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रिवेन्यू एंड फाइनेंस वो होते हैं, और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन सभी स्टेट के। वाइस चेयरपर्सन, मेंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस काउंसिल सेल चूज वन मेंबर अमंग्स देमसेल्फ टू बी वाइस चेयरपर्सन। उन्हीं में से काउंसिल क्या करती है? वाइस चेयरपर्सन को चूज करती है, ठीक है। यूनियन और स्टेट को रिकमेंडेशन करती है ये इंटरस्टेट ट्रेड वगैरह के लिए और टैक्स के लिए। उसके बाद क्या है, जीएसटी काउंसिल में क्या है, कोरम। अगर मीटिंग करनी है तो 50% मेंबर का प्रेजेंट होना वहां जरूरी है, ठीक है। मेजोरिटी 3/4 ऑफ द वेटेड वोट ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब तक 3/4 वोट नहीं होंगे तब तक डिसीजन नहीं लिया जा सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज कितना? 1/3। स्टेट का कितना है? 2/3, ठीक है। तो 5 टैक्स स्लैब है, 0, 5, 12, 18, 28। इससे पहले ना वैट होता था, वैल्यू एडिड टैक्स। तो ये था जीएसटी काउंसिल के बारे में। उसके बाद जीएसटी ने इसको रिफॉर्म किया। क्वेड की मीटिंग हुई है, मैरीटाइम हेल्थ इनिशिएटिव, कंडेम एग्रेशन इन डिस्प्यूट रीजन। डिस्प्यूट रीजन पे जो एग्रेसिव, कंडेम में कौन सी फोर, सॉरी क्वेड में कौन सी फोर कंट्री है? यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्वेड ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, क्वेड कैंसर मोनसूट, ठीक है। उसके बाद क्या, इंडिया विल कमिट 10 बिलियन मिलियन, इंडिया विल कमिट $10 million टुवर्ड्स स्क्रीनिंग फॉर द डिजीज, सर्वाइकल कैंसर के लिए। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड गावी विल प्रोवाइड 40 मिलियन वैक्सीन फॉर द रीजन सब्जेक्ट टू अप्रूवल। मैत्री वर्कशॉप है, मैरीटाइम इनिशिएटिव। तो ये सारे इन्होंने स्टार्ट किए। इसके ऊपर एडिटोरियल आएगा कल या परसों, ठीक है। कुकी मिलिटेंट के ऊपर कंफ्यूजन हो गया था तो इंडियन आर्मी ने एक मैसेज किया था, तो ये वही कुकी मैथी का जो चल रहा है, तो वो बाद में डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सर सीबीआई। सीबीआई सर 1946 का दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है सर। पावर वहीं से लेती है सर। एग्जीक्यूटिव बॉडी है सर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं सर, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है सर, ना ही स्टेचुटरी है सर। ये पावर यहां से लेती है सर सीबीआई, ठीक है सर। संथानम कमेटी की रिपोर्ट से सर 1963 में बनी थी सर। पावर वहां से लेती है डीपीएस में 1946 में सर। सीबीआई के पास सर दो कंसेंट होती है सर, एक जनरल कंसेंट सर, एक सर स्टेट स्पेसिफिक कंसेंट। तो जनरल कंसेंट मोस्टली स्टेट दे देते हैं सर, लेकिन विड्रॉ भी कर सकते हैं वो उस कंसेंट को स्टेट। तो सीबीआई वहां प्रोब नहीं कर सकती, जांच नहीं कर सकती। स्पेसिफिक कंसेंट उसको लेनी पड़ती है, लेकिन अगर कोर्ट ऑर्डर दे दे तो सीबीआई जांच कर सकती है सर। सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर सर 2+3, 3 में सर एक 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 5 ईयर तक होता है सर। सीबीआई प्लस ईडी का जो अमेंडमेंट आया था ना सर, वो, ठीक है। एक्सटेंडेबल होता है, हर साल एक बार एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। टोटल 3 बार किया जा सकता है, ठीक है सर। और कुछ सीबीआई के बारे में, सीबीआई इंडिया को रिप्रेजेंट करती है सर, कहाँ? वर्ल्ड पुलिस में सर। वर्ल्ड में जहां भी बात होती है सर पुलिस की, तो वहां पे सीबीआई इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एएमयू टीचर आउटपुट एक्सप्रेशन कंसर्न और वक्फ बिल। वक्फ बिल पे बहुत इश्यू चल रहा है। एएमयू के टीचर्स एसोसिएशन ने भी इस पे कंसर्न जताया है। वक्फ बिल है क्या, यही देख लेते हैं। वक्फ अमेंडमेंट किया गया था। अरे हाँ, वक्फ पे अमेंडमेंट किया था। वक्फ बिल, वक्फ बिल क्या है? वक्फ बिल में 2024 में अमेंडमेंट किया गया था रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी के द्वारा। इसमें बिल में काफी सारे चेंज प्रपोज किया। जो 1995 में ये एक्ट आया था उसमें बहुत सारे चेंज कर दिए, ठीक है। बिल का हालांकि कोई ज्यादा मतलब कि बिल को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म मिला अपोजिशन पार्टी से और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोला गया है। बिल को ज्वाइंट कमेटी के पास रेफर कर दिया गया है। वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है, सबसे पहले ये समझ लो, ठीक है। एक ये मतलब चैरिटेबल नहीं होती है जो प्रॉपर्टी, जैसे हम सब मतलब लोग मिलके एक चैरिट क्रिएट कर लेते हैं, चैरिटेबल प्रॉपर्टी, वो होती है वह। अब इसका ये पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, लोग इकट्ठा करते हैं पैसा वैसा, जिनको यूज किया जाता है, ठीक है, रिलीजन, चैरिटेबल या प्राइवेट पर्पज के लिए, ठीक है।
और इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप गॉड के पास ही होती है, बट बेनिफिशियरी ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी डिफरेंट। अब किसी को मान लो एजुकेशन, मुस्लिम लोग हैं उनको वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लगाना चाहते हैं उसको, या कहीं और लगाना चाहते हैं, वो सकता है। वक्फ है जो वक्फ बोर्ड, वो फॉर्म्ड किया जा सकता है थ्रू ए डीड, इंस्ट्रूमेंट और इवन ओरली, कैसे भी किया जा सकता है, ठीक है। प्री कॉलोनियल गवर्नेंस में अलग थी, पोस्ट कॉलोनियल के बाद ये एक्ट आया, ठीक है। मेजर प्रोविजन क्या थे एक्ट में, देखो मेन मेन देख लेते हैं चेंज क्या क्या हुआ है। जो नाम था वो चेंज कर दिया सबसे पहले। तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का पहले कुछ नहीं था, अब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में। क्रिएशन ऑफ वक्त का कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं था, अब वक्त क्रिएट किया जा सकता है। नो एक्सप्लिसिट प्रोविजन, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्त, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई वक्त बिफोर और आफ्टर द एक्ट कमेंसमेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड वक्त प्रॉपर्टी। बिफोर या पहले अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को मान लिया गया तो वो मानी नहीं जाएगी, वो गवर्नमेंट की मानी जाएगी। कोई प्रॉपर्टी वक्त के अंडर में आती है या गवर्नमेंट लैंड है, ये कौन डिसाइड करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओरल रिकॉग्निशन पहले एडमिसिबल थी, अब हटा दिया गया है, रिटर्न में ही चाहिएगा, ठीक है। तो ये सारे जो चेंज है, नो वुमेन नो मुस्लिम मेंबर वर अलाउड, अब इन्होंने टू नॉन मुस्लिम मेंबर भी आ सकते हैं वक्फ बोर्ड में, ठीक है। नॉन मुस्लिम सीईओ भी बनेगा इसमें। नो प्रोविजन ऑफ ऑडिटिंग, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट करवा सकती है इसका कैग के द्वारा। कैग कौन से आर्टिकल में बोलो। तो ये सारे इश्यू आए, ठीक है। तो काफी मिसमैनेजमेंट हो रही थी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट काफी चल रहे थे, लीगल डिस्प्यूट चल रहे थे, वोमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो अब हमने अमेंडमेंट किया, ठीक है। अब कंसर्न क्या है इस बिल में, रिलीजियस राइट का ये क्या कर रहा है, मतलब वायलेशन कर रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी की ऑटोनॉमी, उनको अपने अकॉर्डिंग क्यों नहीं हैंडल करने दे रहे। गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ा दिया है, नॉन मुस्लिम को इंक्लूजन बढ़ा दिया वक्फ बोर्ड में, डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़ेंगे इससे। तो ये सारे इशू चल रहे हैं। आई होप कि वक्फ बोर्ड का आपको समझ में आ गया होगा जो भी था। अनवारंटेड कब्ज, अभी ये क्या है कि जो मेन चीज इसमें क्या है, एक अपने आईटी जो एक्ट है ना 2000, उसमें गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया था 2021 फिर 2023। उसमें क्या बोला गवर्नमेंट ने कि हम एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएंगे, जो भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, जितने भी सोशल मीडिया साइट हैं, उन पे गवर्नमेंट को लगेगा कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, उसके ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई कर सकती है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया कि राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, इन सब का क्या है, ये वायलेशन। मेन बात यही, आर्टिकल 14 और 19 का क्या है, वायलेशन। श्रीलंका में पता है प्रेसिडेंट बन गए नहीं। इंडिया को नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत है, जीएस2 ऑप्शनल पीएसआईआर क्यों जरूरत है। अब इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी को बचाने के लिए सिक्योरिटी तो सबसे पहले चाहिए ना इन्वेस्टर को भी, सब जगह से, ठीक है। और इतने सारे मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे इतने सारे क्राइसिस फील कर रहा है इंडिया, फेस कर रहा है। तो इसके लिए इंडिया को अपने रिसोर्सेज को सिक्योरिटी देने के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया को एक नेशनल क्या है, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की जरूरत है। यूएसए हर बार नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी निकालता है, और यूएसए ने एक वर्ड है वैल्यू, उसका हर जगह 29 टाइम वहां पे मेंशन है यूएसए का वैल्यू वर्ड का। अब यूएसए इसी के थ्रू अपनी सॉफ्ट हार्मोनी, मतलब कि हेजेमनी, सॉफ्ट हेजेमनी, और मतलब हार्ड पावर दोनों दिखाता है, चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी सिक्योरिटी के थ्रू, नेशनल सिक्योरिटी के थ्रू, ये क्या है, यूके भी अपने आप को आज भी वर्ल्ड पावर मानता है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, तो इंडिया को जरूरत क्यों नहीं है, इससे क्या होगा। इट विल ब्रिंग टुगेदर डाइवर्स एस्पेक्ट सच एज डिफेंस, फाइनेंस, इन सब में डाइवर्स इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट, एक कोहेरेंट रोल, एक पूरी स्ट्रेटजी होगी, तो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मल्टी अलाइनमेंट का ये टाइम है, मल्टी अलाइनमेंट, कोई दुश्मन नहीं है अभी। अलग अलग सेक्टर में, जैसे इंडिया ब्रिक्स में है, एससीओ में है, क्वाड में है, ठीक है। तो सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना काफी जरूरी है, और नेशनल सिक्योरिटी काफी जरूरी है। हम पहले की तरह नैम की तरह एक साइड में नहीं बैठ सकते, हमें मल्टी अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। जैसे क्वाड था, ठीक है, ब्रिक्स था, एक साइड हम क्वाड में, एक साइड ब्रिक्स में है। तो हम ऐसे नहीं है कि हम क्वाड में इसकी तरफ लग के, यूएसए की तरफ लग के हम बस चाइना के अगेंस्ट ही हो जाएं, हमें इसको भी बैलेंस करा है। मेजर है इंडिया को अपनी सोवरेनिटी पे सबसे ज्यादा बिलीव करना है, ठीक है। तो इसके लिए इंडिया का कुछ तो सेंट्रल मैसेज चाहिएगा कि इंडिया करना क्या चाहता है, कुछ तो थीम तो पता होनी चाहिए।
कि हाँ हमें ये करना है पूरे वर्ल्ड में। तो एक नेशनल सिक्योरिटी जो डॉक्यूमेंट है उसकी काफी ज्यादा जरूरत है। तो क्या बोल सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट इज एन अर्जेंट नीड, इट इज नॉट जस्ट अबाउट डिफेंस, डिफेंस की बात नहीं है, ये लिंक्ड है इकोनॉमी के साथ भी, जो एक डायरेक्शन देती है इंडस्ट्री को, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, लाइफ ब्लड प्लसिंग थ्रू दी इकोनॉमी एंड ऑल अदर टेंटेकल्स, बाकी सब चीजें जो भी, ठीक है। तो हमें इस सब चीजों की जरूरत है, किसकी, नेशनल स्ट्रेटजी सिक्योरिटी। द ट्रिक इज टू इंटीग्रेट इट ऑल टुगेदर एंड सेट ए डायरेक्शन फॉर द कंट्री टू रीच वेयर इट वांट टू। बताना तो पड़ेगा, हमारा थीम ये है भाई, हम यहाँ जाना चाहते हैं, हम बोलते थे कि हमें यहाँ जाना है, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, एक डॉक्यूमेंट तो निकालो उसके लिए। द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी इज मोर देन अप टू द टास्क, सिमिलर एक्सरसाइज हैव बीन डन बिफोर, वॉलंटियर स्टाइल टू बी बिलोड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। Here is some advice: keep it simple, keep it short, and keep it specific. And need all keep it well wrapped. Your enemies would be dying to know its content. तो सिंपल रखो, एक अच्छा डॉक्यूमेंट लेके आओ, यही इसमें बोला गया है। नेक्स्ट क्या है, पैसेंजर सेफ्टी के ऊपर आर्टिकल आया है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये बोला है कि जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें जो डाइट होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसको हम कितनी कॉस्ट को बियर कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। ये क्या था, एयर पैसेंजर की सेफ्टी पे बात है, ठीक है। रिसेंट में एक एक्सीडेंट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था वेस्ट एशिया में, वॉकी टाकी और जो पेजर थे वो एक्सप्लोड हो गए थे, एक्सप्लोड, ठीक है। तो सेफ्टी ऑफ फ्लाइट पे एक क्वेश्चन उठा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इजराइल वाले हैं ना जो, वो यूएसए की हेल्प से ये सब कर रहे हैं, अपना चला रहे हैं, मतलब उसकी काफी हेल्प ले रहे हैं। लेकिन अब मेन चीज ये उठती है कि डू द पावर रियलाइज दैट बैकलेस इज गोइंग टू अफेक्ट इनोसेंट एयर ट्रेवलर। अब जो सिक्योरिटी के साथ हम, सिक्योरिटी को जैसे हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उससे इशू किसको होगा, जो इनोसेंट लोग हैं अंदर बैठे हैं जो फ्लाइट में, ठीक है। When the COVID-19 pandemic grounded flight worldwide, the world pointed the finger at China. हमने कहा कि चाइना की वजह से ये फ्लाइट में ये हो गया, रुक गई, ये हो गया। It is now obvious that Israel has accelerated the matter and its tactics may pose risk to aviation. अब इजराइल की वजह से होगा जो कुछ भी होगा। इंडिया में एक वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो होते हैं, वो कल्चर है, ठीक है। इन 1979-80 हाईजैकिंग वाज द मेथड। पहले क्या करते थे, हाईजैक कर लेते थे, पैसे ले लेते थे हम, सिक्योरिटी चेक फिर हमने इशू किए, आईसीएओ बनी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, काफी स्टैंडर्ड सेफ्टी नॉर्म आए, ठीक है। हर जगह सब जगह की चेकिंग होती है। अब सिर्फ इंडिया के द्वारा, इंडिया के अलावा द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया एग्जेम्प्टेड ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ डिग्नेटरीज फ्रॉम मैंडेटरी सिक्योरिटी चेक। इंडिया में तो वीवीआईपी में बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों को हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं कि जाओ जाओ जाओ, वो वीवीआईपी हैं, ठीक है। 1989 में तो इंडिया में भी सिर्फ 5% थे जो एग्जेम्प्ट थे सिक्योरिटी चेक से। कौन कौन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी एग्जेम्प्ट नहीं थे, एंड गवर्नर ऑफ स्टेट वर एडेड टू द लिस्ट लेटर, बाद में गवर्नर को भी ऐड किया गया। बट इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर इंडिविजुअल विद वेरी सस्पेक्ट एंड सैडी एंटीसीडेंट गेट वीवीआईपी स्टेटस मिल जाता है उनको, इलॉजिकल एग्जाम्पशन मिल जाती है। The new Israel designed threat is going to be a major issue in India perforated safety shield। जो इजराइल में हुआ है वो मतलब एक थ्रेट है इंडिया के लिए भी। इट इज परफोरेटेड एज गवर्नमेंट एजेंसी आर अलेज टू हैव इनफिल्ट्रेटेड द फोन ऑफ सेवरल सिटीजन। तो वो फोन वोन अपना अंदर साथ में ले जा सकते हैं, उनकी तो सिक्योरिटी चेक होती नहीं, इंक्लूडिंग दोज इन जुडिशरी विद द रिपीटेड यूज ऑफ पेगासस सॉफ्टवेयर। अब फोन ले जाते हैं तो उनकी तो यार कुछ भी, फिर तो पेगासस सॉफ्टवेयर में क्या है, प्राइवेसी के सारे मैसेज वैसेज पढ़ लिए जाते हैं, क्या हो रहा है, क्या ये पर्सन कर रहा है या किसके साथ बातें कर रहा है, क्योंकि पेगासस सॉफ्टवेयर का वही तो था। तो जो भी लोग ट्रैवल किया है जिसने भी आज तक, उनको सेफ्टी अनाउंसमेंट का पता होगा, क्योंकि आपको क्या बोला जाता है कि अपने मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड पे लगा लो बिफोर द एयर मूव आउट ऑफ द बेस, जब तक अपना प्लेन आउट ऑफ द बेस मतलब मूव ना हो जाए। द अनाउंसमेंट टू टर्न ऑफ फ्लाइट मोड इज मेड ओनली आफ्टर लैंडिंग। जो अनाउंसमेंट है टू टर्न ऑफ फ्लाइट मोड, फ्लाइट मोड को हम टर्न ऑफ तभी कर सकते हैं जब तक लैंडिंग नहीं होती, मतलब जब वापिस लैंड कर जाते हैं ना तभी उसको टर्न ऑन कर सकते हैं, ठीक है।
But there are many passengers who do not observe this rule ever in India. If this happened elsewhere, they could be arrested. It is a criminal offense. अगर ऐसा ना करें तो बाकी कंट्री में क्रिमिनल ऑफेंस है। और हम इंडिया में क्या है, इंडिया में तो ऐसी बातों को हम कर ही नहीं रहे। सेल फोन में रिस्ट्रिक्शन हम क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, क्यों लगा रहे हैं? दिस ट्रिगर्ड ए रॉन्ग इनपुट टू द एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट, ओनली ए फ्यू सर्वाइव दैट क्रैश सिंस देन मोबाइल फोन्स हैव बिकम मोर एडवांस्ड एंड एयरलाइनर नाउ built in shield to the system prevent cell phone interference. Even so, all airlines continue to observe the restriction as a safety precaution. There is a shield failure. The restriction on cell phone come into effect after an airline crash. एक एयरलाइन क्रैश हो गया था, ठीक है, इनकमिंग सिग्नल की वजह से, एक लाइव फोन ऑन बोर्ड पे, तब से हमने ये बंद करना स्टार्ट किया था। डीकम्प्रेशन का क्या इशू है? जो थ्रीट आया है हमें वेस्ट एशिया से, वो क्या है, मेजर प्रॉब्लम बन सकती है। जो एक्सप्लोजन हुआ है वो ट्रिगर हो सकता है किसी भी स्मॉल डिवाइस में, जैसे हमने लेबनान में भी देखा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? बट एनीवन इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस इफ ए फ्यू ऑफ दीज एक्सप्लोजन इन स्मॉल डिवाइस आर ट्रिगर्ड इन एन एयरक्राफ्ट कैबिन ड्यूरिंग फ्लाइट एट हाई एल्टीट्यूड, दे कुड स्टार्ट, उससे कैबिन फायर स्टार्ट हो सकती है और जो इनोसेंट लोग हैं उनकी डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ब्लाइंड आई नहीं कर सकते हम। बाय टर्निंग ए ब्लाइंड आई टू द बैटलफील्ड एक्टिविटी ऑफ इजराइल, वेस्टर्न वर्ल्ड इज ओनली कोजिंग इरेपरेबल डैमेज टू सेफ एयर ट्रेवल। कुछ नहीं है, बस इजराइल ने किया तो वेस्टर्न वर्ल्ड तो उनके साथ ही है, तो उनको कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन जब वायरस आया था तो चाइना के ऊपर सब चढ़ गए थे। तो मेन चीज क्या है, हमें इसके लिए देखो सबसे पहले तो सेफ्टी नॉर्म डिसाइड करने होंगे। वीवीआईपी जो कल्चर है इंडिया को, ये देखना होगा कि देखो ये एक किसी एक इंसान की वजह से इतने सारे इनोसेंट लोगों की डेथ हो जा रही है, या कुछ भी अगर हमें हार्म हो रहा है, तो उसमें क्या क्या हमें सिक्योरिटी कंसर्न को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको एड्रेस करना पड़ेगा, तभी हम ये काम कर सकते हैं। वैसे हम 5G के उस पर आगे इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सेफ्टी मेजर सबसे इंपॉर्टेंट है, यही इस आर्टिकल में बोला गया है। नेक्स्ट है जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पता होगा जीडीपी क्या होती है। जीवीए, जीवीए, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है, ये चारों कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो जीडीपी एक होती है बेसिक प्राइस पे। बेसिक प्राइस पे मतलब सर कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस पे सर हम एक बेस ईयर डिसाइड करते हैं सर, उस साल में कितना गुड्स, जीडीपी होती क्या है सर, एक बाउंड्री के अंदर एक साल में कितना भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ, फाइनल फाइनल वालों का, उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी। ठीक है, तो जिस साल को हम बेस ईयर लेते हैं, जैसे 2011-12 हमारा बेस ईयर है, उस साल पे क्या क्या हुआ है, उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन को इसमें इंक्लूड कर देते हैं बेस ईयर में, उसको बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक है, जीडीपी पता चल गया सर। ठीक है सर, एनडीपी क्या होता है सर? जीडीपी में से सर अगर हम डेप्रीसिएशन घटा दें, डेप्रीसिएशन क्या होता है सर? मैंने लैपटॉप ले लिया, एक साल बाद क्या हुआ, उसमें कुछ वियर एंड टीयर हुआ, उसकी वैल्यू 10 लाख थी, अब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी सर? 8 लाख रहेगी। 2 लाख का वो उसकी वैल्यू अपने आप कम होगी। तो वियर एंड टीयर क्या है? ये 2 लाख है। 10 लाख में से 2 लाख गई, 8 लाख बच गए सर। 8 लाख क्या है सर? हमारी एनडीपी है सर। 8 लाख का तो वैसे आता हुआ होंगे। ठीक है, एनडीपी। उसके बाद सर जीएनपी। जीएनपी होता है सर जीडीपी में जब हम, जीडीपी मेजर सब जब हम, हमारे इंडिया वाले बाहर जाके जितना पैसा कमा के वापस भेज रहे हैं और बाहर वाले इंडिया से जितना पैसा ले जा रहे हैं, इसका नेट नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, अगर उसको जोड़ दें तो उसको बोलते हैं जीएनपी। सर एनएनपी, एनएनपी सर इसी में से हम बस इसमें से भी ये डेप्रीशिएशन को घटा देंगे सर जीएनपी में से, तो क्या बन जाएगा सर? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा सर, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, अच्छा हाँ, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, ये बात आई होप कि समझ में आ गई होगी। और जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका वही है, अलग अलग तरीके होते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, कंजप्शन मेथड। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड जुडिशियल डिसअपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के साथ साथ डिसअपॉइंटमेंट, जुडिशरी के बारे में हम बात करते हैं। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे 23 सितंबर को मनाया जाता है। और इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे अफेक्टेड होते हैं कोएलिशन पॉलिटिक्स से, ये तो मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। सारा आंसर निर्मला सीतारमन मैम ने दिया है, थैंक यू मैम। तो इस तरह से आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा एडिटोरियल सुना और अपनी नॉलेज को एनहांस किया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइज, और इसको शेयर भी कर सकते हो अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।